Bismillahirrahmanirrahim. In today's unit, we will discuss about standard costs and the variances. If we define standard costs, standards are benchmarks or norms for measuring performance. In managerial accounting, two types of standards are commonly used. Price standards specify how much should be paid for each unit of the input. Quantity standards specify how much of an input should be used to make a product or provide a service. Example: Firestone, Sears, McDonald's, hospitals, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। देखिए, स्टैंडर्ड जो है एक्चुअली एक बेंचमार्क है कि कितना इनपुट यूज होगा तो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। इवन हमने लास्ट क्लासेस में बजट देखा। बजट एक्चुअली इज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड। बजट में क्या हो रहा होता था कि हम एस्टिमेशन की बेसिस पे एक बजट ड्रॉफ कर रहे होते थे। अब क्योंकि हमने देखा कि बजट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो एक्चुअली हम बेंचमार्क सेट कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर पीरियड। अब जब हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड्स दो तरह के होते हैं। एक, प्राइस सेट करना, मतलब ये कि एक रॉ मटेरियल का यूनिट कितने का परचेज करना है उसका एक स्टैंडर्ड सेट करना, ये प्राइस स्टैंडर्ड है। कि हम कहते हैं कि 1 kg ऑफ लेट्स से शुगर केन हैज टू बी परचेज्ड ऑफ अ पर्टिकुलर प्राइस, लेट्स से 20 रुपीज का 1 kg लेना है। क्वांटिटी स्टैंडर्ड का मतलब यह है कि इतनी क्वांटिटी यूज होनी चाहिए टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। इसके अंदर मटेरियल भी आ जाता है, इसमें लेबर भी आ जाती है। कि मैं ये कह रहा हूं कि 5 यूनिट्स लगने चाहिए फिनिश ऑफ रॉ मटेरियल फॉर अ फिनिश गुड। ये मेरा स्टैंडर्ड है। अगर उस प्रोडक्ट को फिनिश करने में 6 यूनिट लग गए तो इसका मतलब मैंने स्टैंडर्ड से खराब परफॉर्म किए, यानी कि अनफेवरेबली परफॉर्म किए। तो दो तरह के स्टैंडर्ड होते हैं, एक प्राइस का स्टैंडर्ड होता है और एक क्वांटिटी का स्टैंडर्ड होता है। सेटिंग डायरेक्ट मटेरियल्स स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले हम मटेरियल की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो मैनेजरियल अकाउंटिंग में मेजर फोकस होगा वो प्रोडक्ट की कॉस्ट पे होगा। तो प्रोडक्ट के कॉस्ट के 3 ही एलिमेंट है, एक मटेरियल, देन लेबर एंड देन ओवरहेड। तो हम इन तीनों के वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में और फिर उसके वेरिएंसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मटेरियल का स्टैंडर्ड कैसे सेट होता है। पहला जो मटेरियल का स्टैंडर्ड सेट होता है वो प्राइस का सेट होता है। स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, फाइनल डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स नेट ऑफ डिस्काउंट। स्टैंडर्ड ये सेट होता है कि एक यूनिट ऑफ मटेरियल इतने का परचेज करना है कंपनी ने, ऑफ कोर्स नेट ऑफ डिस्काउंट्स वगैरह अवेल करने के बाद। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। अब अगर स्टैंडर्ड ये सेट हुआ है कि एक यूनिट 5 रुपीज का परचेज करना है, अगर परचेज मैनेजर उसको 5.5 रुपीज का परचेज करता है तो इसका मतलब परचेज मैनेजर की परफॉर्मेंस एज पर द स्टैंडर्ड नहीं है। और अगर वो 4.5 रुपीज का परचेज कर लेता है तो कह सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो सेट किया गया था उससे बेहतर है। दूसरा जो स्टैंडर्ड सेट होगा मटेरियल के लिए वो क्वांटिटी का होगा, कि एक यूनिट बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगी। पहला स्टैंडर्ड था प्राइस का, अब प्राइस मटेरियल परचेज हो गया, वो मटेरियल कितना यूज होगा टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, इसका एक स्टैंडर्ड होगा जिसको हम क्वांटिटी स्टैंडर्ड कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर एग्जांपल ये सेट हुआ है कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 5 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगता है,
तो अगर 6 यूनिट लग जाता है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो इसका मतलब प्रोडक्शन मैनेजर की एफिशिएंसी एज पर द स्टैंडर्ड नहीं है। इसी तरह लेबर के भी सिमिलरली 2 स्टैंडर्ड हैं। लेबर की प्राइस को हम लेबर का रेट बोलते हैं कि उसको 1 घंटे के कितने पैसे दिए जा रहे हैं, इसको हम द रेट चार्ज बाय द लेबर बोलते हैं। उसका भी एक स्टैंडर्ड होगा। ऑफन अ सिंगल रेट इज यूज दैट रिफ्लेक्ट द मिक्स ऑफ वेज अर्न। ये स्टैंडर्ड रेट ये होगा कि एक लेबर को जो भी यूनिट है, लेट से आर है, 1 आर की कितनी पेमेंट करनी है। अगर प्रैक्टिकली लेबर जो हायर होती है वो उस स्टैंडर्ड रेट से कम रेट पे हो जाती है, तो हम कहेंगे कि कंपनी एफिशिएंट थी। और अगर उससे ज़्यादा पैसे दे के लेबर हायर करना पड़ रहा है तो कंपनी इनएफिशिएंट थी या अनफेवरेबल साइड पे मूव कर रही है फ्रॉम द बजटेड टारगेट्स। इसी तरह हर यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए भी एक लेबर टाइम एस्टिमेटेड होगा। फॉर एग्जांपल, एक कारपेंटर का एक चेयर बनाने में 25 मिनट्स लगते हैं, लेट से एक स्टैंडर्ड है। अगर वो इसको 30 मिनट्स पे बनाता है तो इसका मतलब उस कंपनी की एफिशिएंसी स्टैंडर्ड से ख़राब है, जिसको अनफेवरेबल बोलते हैं। और अगर वही चेयर वो 20 मिनट्स में बना लेता है तो हम ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी वॉज हायर देन द स्टैंडर्ड। हमने बजट में बात की थी कि बजट सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड होगा तभी हम ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी फेवरेबल साइड पे या अनफेवरेबल साइड पे। अगर कोई स्टैंडर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। इसीलिए स्टैंडर्ड्स का सेट होना इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरे जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की डोमेन में देखा जाए तो जो सेट होंगे वो ओवरहेड के स्टैंडर्ड होंगे। और ओवरहेड में भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्राइटेरिया है कि ओवरहेड एक्सपेंसेस की प्राइस देखी जाएगी कि ओवरहेड में, यानी कि इनडायरेक्ट मटेरियल की अगर हम बात करें तो वो कितना यूज होता है, वो कितने का परचेज करना है, उसकी एक प्राइस सेट होगी। और अगर वो उस प्राइस से हायर प्राइस पे परचेज होंगे तो इसको अनफेवरेबल कहा जाएगा और उसकी प्राइस का भी एक स्टैंडर्ड सेट होगा। इसी तरह इनडायरेक्ट मटेरियल भी कितना यूज होगा, उसका क्वांटिटी स्टैंडर्ड भी कोई ना कोई होगा कि एक यूनिट बनाने के लिए जो इनडायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल होता है उसका एक स्टैंडर्ड है। तो ये स्टैंडर्ड यूज होंगे टू डिटरमिन द परफॉर्मेंस। अगर प्राइस उससे हायर प्राइस पे परचेज किया गया है तो इसका मतलब परफॉर्मेंस एज पर द बेंचमार्क नहीं है। इसी तरह अगर उसकी क्वांटिटी प्रोडक्ट में ज़्यादा लग गई है तो ये एज पर द बेंचमार्क नहीं है, इसीलिए स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। और एक्चुअल परफॉर्मेंस से जब स्टैंडर्ड को कंपेयर किया जाएगा तो उसको ही हम वेरिएंस बोलते हैं। वेरिएंस फेवरेबल साइड पे भी हो सकता है और वेरिएंस अनफेवरेबल साइड पे भी हो सकता है, जो हम आगे अभी देखेंगे। ये एक स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट है, इट्स लाइक अ बजट। और एक्चुअली स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट बजट का ही पार्ट होता है, ये उसी से आगे हम लिंक कर रहे हैं। बजट जो होता है वो ओवरऑल किसी डोमेन का होता है, जैसे मटेरियल का एक बजट है, एक लेबर का बजट है, इसी तरह टोटल बजट है, कैश बजट है, प्रोडक्शन बजट है। जब उसके अंदर हम इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि बजट में भी बना हुआ 5000 यूनिट के लेवल पे, 5000 यूनिट के लेवल पे बना हुआ है और उस पे जो प्राइस है वो $4 पर पाउंड है, तो उसका जो पर यूनिट रेट जो हमने बजट से निकाला है उसी को स्टैंडर्ड बोलते हैं। कि हमें ये पता होना चाहिए बजट के हिसाब से एक यूनिट कितने का होना चाहिए। तो अगर 5000 यूनिट के 200,000 चार्ज हुए में बजट में, तो इसका मतलब ये है कि बजट के हिसाब से एक यूनिट का रेट $4 था, जो कि पाउंड्स में।
और स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेपरेटली डिफाइन की जाती है, वो भी बजट में से ही एक्सट्रैक्ट होती है। तो ये स्टैंडर्ड एक्चुअली बजट से ही ऑब्टेन होता है और इसकी बेसिस पे हम परफॉर्मेंसेस को कंपेयर करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है जिसके अंदर मटेरियल का स्टैंडर्ड मेंशन्ड है, लेबर का स्टैंडर्ड मेंशन्ड है और वेरिएबल ओवरहेड का स्टैंडर्ड मेंशन है। और ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बजट था, सिंपली इस स्टैंडर्ड कॉस्ट के जो यूनिट्स हैं इनको हमने जब नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया था तो टोटल बजट बन गया था। तो उसके अंदर हमने उसमें से हमने पर यूनिट जो मतलब पर यूनिट जो स्टैंडर्ड है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट फॉर मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड can be used to compute activity and spending variance. Spending variance become more useful by breaking down into price and quantity variance. ये ओवरहेड के रिलेटेड बात हुई हुई है इनडायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड कि उसकी बेसिस पे हम एक्टिविटी वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और स्पेंडिंग वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक हमने स्टैंडर्ड्स को डिवाइड किया था प्राइस पे और क्वांटिटी में। अब हम स्पेसिफिकली आ गए वेरिएंस पे। वेरिएंस नाम से वाज़ेह है, वेरिएंस का मतलब यह है कि जो स्टैंडर्ड है उससे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस में फ़र्क आ रहा है उसको हम वेरिएंस बोलते हैं, वेरिएंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड। तो प्राइस वेरिएंस का मतलब यह है कि अगर एक्चुअली जो प्राइस चार्ज हुई है वो स्टैंडर्ड प्राइस से डिफरेंट है तो उसको हम प्राइस वेरिएंस बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि एक मटेरियल का एक यूनिट अगर 5 रुपए का खरीदना था एज पर स्टैंडर्ड और वो 6 रुपए का खरीद लिया तो हम कहेंगे कि एक यूनिट पे 1 रुपी का अनफेवरेबल वेरिएंस है और वो प्राइस वेरिएंस है। इसी तरह प्राइस 5 रुपए पे ही खरीदा है लेकिन एक यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट बनाने के लिए 5 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगने चाहिए थे, तो अगर वो 6 यूनिट लग गए हैं तो हम कह सकते हैं एक यूनिट का क्वांटिटी वेरिएंस है, जो क्वांटिटी इस्तेमाल होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा इस्तेमाल हो गई। ऑफ कोर्स ये वेरिएंस फेवरेबल साइड पे भी हो सकते हैं। अगर वही 5 रुपए का रॉ मटेरियल 4 रुपए का खरीद लिया गया है तो हम ये कहेंगे कि वेरिएंस फेवरेबल साइड पे है। सो एक्चुअल से डिफरेंस को वेरिएंस स्टैंडर्ड से डिफरेंस को वेरिएंस बोलते हैं। वेरिएंस पॉजिटिव या फेवरेबल भी हो सकता है या अनफेवरेबल भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। Price and quantity standards are determined separately for 2 reasons. अब पहला सवाल ये उठता है कि हमने प्राइस और क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स को अलग अलग क्यों सेट किया है। असल में तो वेरिएंस स्टैंडर्ड से डिफरेंस होना चाहिए, तो हम टोटल जितने पैसे लगने चाहिए थे और जितने एक्चुअली पैसे लग गए उनका डिफरेंस ले लेते। उस डिफरेंस को प्राइस में और क्वांटिटी में क्लासिफाई करने की क्या रीजन थी वो हम देखते हैं। द परचेजिंग मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉ मटीरियल प्राइसेस एंड द प्रोडक्शन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटीरियल यूज। इसकी वजह यह है कि वेरिएंस कैलकुलेशन सिर्फ कोई मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि हर बंदा जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पे अकाउंट फॉर भी होगा। अब अगर मटेरियल अपनी प्राइस से ज़्यादा पे ख़रीद लिया गया है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेज मैनेजर की होगी, और अगर क्वांटिटी ज़्यादा लग गई है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस तो इसका रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन मैनेजर होगा। इसीलिए हमें दोनों के अलग अलग स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं और टोटल फिगर में से कंपैरिजन नहीं किया जाता बल्कि इंडिविजुअल फिगर्स में से कंपैरिजन करके ये देखा जाता है कि प्राइस वेरिएंस है या क्वांटिटी वेरिएंस है।
The buying and using activities occur at different times. Raw material purchase may be held in inventory for a period of time before being used in production. इसी तरह बाइंग और परचेजिंग एक्टिविटी डिफरेंट टाइम्स पे होती है, तो हम बाइंग की एक्टिविटी के टाइम पे प्रोडक्शन मैनेजर को अकाउंट फॉर करें या वाइस वर्सा हो तो वो भी ठीक नहीं है। तो ये दो बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से क्वांटिटी और प्राइस वेरिएंस को और इवन स्टैंडर्ड्स को अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। हम तीनों केसेस में, मटेरियल के केस में, लेबर के केस में और वेरिएबल ओवरहेड के केस में प्राइस वेरिएंस भी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबल एक डिफरेंट इंडिविजुअल है, और क्वांटिटी वेरिएंस भी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबल एक डिफरेंट इंडिविजुअल है। और प्राइस वेरिएंस को मटेरियल के केस में मटेरियल प्राइस वेरिएंस बोलते हैं क्योंकि मटेरियल की प्राइस होती है। लेबर के केस में इसे लेबर रेट वेरिएंस बोलते हैं क्योंकि लेबर की प्राइस नहीं होती बल्कि उसका एक वेज रेट होता है। और इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड के केस में भी हम इसको रेट वेरिएंस बोलेंगे। जो क्वांटिटी वेरिएंस है उसको मटेरियल के केस में क्वांटिटी वेरिएंस बोलेंगे क्योंकि मटेरियल के केस में क्वांटिटी में फर्क आ रहा है। लेबर के केस में एफिशिएंसी वेरिएंस बोलेंगे क्योंकि लेबर अगर टाइम पे एक काम खत्म नहीं कर पा रहा तो उसको उसकी क्वांटिटी नहीं बोलेंगे बल्कि उसकी एफिशिएंसी कहेंगे। और इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड के केस में इस वेरिएंस को हम एफिशिएंसी वेरिएंस बोलेंगे। अगर जनरल मॉडल देखा जाए तो हमने कहा एक्चुअल प्राइस से जो स्टैंडर्ड प्राइस का फर्क है उसको हम वेरिएंस बोलते हैं, प्राइस वेरिएंस बोलते हैं। तो यहां पे आप देखिएगा कि जो एक्चुअल क्वांटिटी परचेज हुई है दोनों केस में उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल प्राइस से कि परचेज मैनेजर ने अगर 5000 लेट से गुड्स खरीदे हैं तो एक्चुअल प्राइस 6 रुपए है, तो टोटल कितने की परचेज हुई है। वही गुड्स यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी अगर स्टैंडर्ड प्राइस पे खरीदी जाती तो फिर कितने की परचेज होती, तो वो वेरिएंस देख लेंगे। अगर एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस का जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस के प्रोडक्ट से ज्यादा है तो इसका मतलब परचेज मैनेजर की गलती है, उसने ज्यादा पैसों के मटेरियल खरीद लिया है। और इसका मतलब 2 - 1, इसको उन्होंने 2 कहा हुआ है और इसको 1 कहा हुआ है। इसका आंसर अगर पॉजिटिव होगा तो ये अनफेवरेबल वेरिएंस है। मतलब क्या है कि आपने ज्यादा पैसों की चीजें खरीद ली हैं। अगर इसका आंसर नेगेटिव होगा तो इट्स अ फेवरेबल वेरिएंस। इसी तरह क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी में बात अब प्राइस से बाहर निकल गई है। इस केस में देखें दोनों केस में जिन दो चीजों का डिफरेंस लिया जाएगा उसमें जो प्राइस यूज की जा रही है वो स्टैंडर्ड ही है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल क्वांटिटी लगनी कितनी चाहिए थी स्टैंडर्ड प्राइस पे और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए थी स्टैंडर्ड प्राइस पे। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम क्वांटिटी वेरिएंस कहेंगे। इस केस में अगर एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कम है तो इसका मतलब आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव इस केस में अनफेवरेबल है कि उससे ज्यादा क्वांटिटी लग गई है जितनी एक्चुअली लगनी चाहिए थी फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। और इन दोनों वेरिएंस के डिफरेंस को जो है हम स्पेंडिंग वेरिएंस बोलते हैं। Actual quantity is the amount of direct material, direct labor and variable manufacturing overhead actually used। जैसा मैंने आपसे कहा कि actual quantity वो quantity है जो actually यूज हुई है in the production process।
स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी थी जो स्टैंडर्ड सेट हुआ था बजट में कि इतनी क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में यूज होनी चाहिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर द एक्चुअल आउटपुट ऑफ द पीरियड। एक्चुअल प्राइस इज द अमाउंट एक्चुअली पेड फॉर द इनपुट यूज। एक्चुअल प्राइस वो प्राइस है जिस पे मटेरियल एक्चुअली परचेज हुआ है। स्टैंडर्ड प्राइस इज द अमाउंट दैट शुड हैव बीन पेड फॉर द इनपुट यूज। स्टैंडर्ड प्राइस वो अमाउंट है जिस पे मटेरियल परचेज होना चाहिए था एज पर द स्टैंडर्ड। तो इन चारों की टर्मिनोलॉजी में ये फर्क है। अब सबसे पहले हम कंप्यूट करेंगे, compute the direct material price variance and quantity variance and explain their significance। सबसे पहले हम मटेरियल के वेरिएंसेस पे आएंगे कि मटेरियल की परचेज में मटेरियल के वेरिएंसेस कौन से होते हैं और उसको फिर हम एक्सप्लेन भी करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्लेशियर पीक आउटफिटर हैज द फॉलोइंग डायरेक्ट मटेरियल स्टैंडर्ड फॉर द फाइबर फिल इन इट्स पार्का। सबसे पहले उसने स्टैंडर्ड दिया हुआ है। उसने कहा है कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 0.1 kg ऑफ फाइबर फिल यूज होना चाहिए। इस केस में जो प्रोडक्ट है वो पार्का है और जिसकी प्राइस और जो मटेरियल की प्राइस होनी चाहिए वो $5 पर केजी होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास $5 आ गई है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास 0.1 केजी आ गई है। लास्ट मंथ 210 kgs of fiber fill were purchased and used to make 2000 parkas. The material cost was cost a total of 1029। तो ये हमारे पास एक्चुअल डेटा है कि प्रैक्टिकली जब उसने जो मंथ का डेटा लिया तो 210 kgs यूज हुए हुए 2000 पार्कास को मैन्युफैक्चर करने के लिए और इस पर जो टोटल कॉस्ट आई है वो 1029 आई है। तो अब हम सिंपल फॉर्मूलाज को यूज कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला था एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये हमारा प्राइस वेरिएंस है यहां तक। तो एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज हुई हुई है वो आपको क्वेश्चन में बताया 210 kgs है। एक्चुअल प्राइस जो है वो 4.90 पर केजी है। इसको आप 1029 को 210 से डिवाइड कर दें तो आपकी पर केजी की प्राइस आ जाती है जो कि 4.9 कैलकुलेट होगी। आई रिपीट, टोटल प्राइस को अगर आप क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो पर केजी की प्राइस आ जाती है जो कि 4.9 है। इसका जो वेरिएंस है वो फॉर श्योर पॉजिटिव फेवरेबल होगा क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि स्टैंडर्ड प्राइस जो पर केजी थी वो $5 थी और परचेज मैनेजर ने जो परचेज किया है वो $4.9 पे किया है। तो इसका मतलब इसका तो वेरिएंस पॉजिटिव, प्राइस वेरिएंस तो पॉजिटिव होगा। और हमने कैलकुलेट किया एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस में से माइनस किया एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस और आंसर हमारे पास आया -21। इस केस में माइनस का मतलब फेवरेबल है और हमने ये इंटरप्रेट किया कि प्राइस वेरिएंस वाज $21 फेवरेबल। दूसरी चीज जो वेरिएंस अब कैलकुलेट करेंगे वो है क्वांटिटी वेरिएंस। क्वांटिटी वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस है। एक्चुअल क्वांटिटी 210 kgs यूज हुई हुई है। स्टैंडर्ड प्राइस $5 पर केजी है
माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो थी वो 200 केजी थी और स्टैंडर्ड प्राइस वही 5 केजी है, और इसमें हमें नज़र आ रहा है कि अनफेवरेबल वेरिएंस होगा। और उसकी वजह यह है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो यूज़ होनी थी, क्वांटिटी एक्चुअली उससे ज़्यादा यूज़ हो गई है। 200 केजीज यूज़ होने थे और एक्चुअली यूज़ हो गए 210 केजीज। तो इसका मतलब कि अनफेवरेबल वेरिएंस है और ये $50 का वेरिएंस है। ये आपको फर्दर इसकी कैलकुलेशंस बताई गई हैं कि कैसे इसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट की गई है। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 0.1 केजी ऑफ पार्का चाहिए था। 2000 यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस होने थे, तो ये इस तरह स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट की गई है। क्वेश्चन में अगर हम दोबारा देख लें तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 0.1 केजी पर यूनिट, और यहां पे लिखा था एंड परचेज टू मेक 2000 पार्कास। इसी तरह ये कैसे कैलकुलेट किया ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि टोटल एक्चुअल प्राइस को एक्चुअल क्वांटिटी से हमने डिवाइड किया। अब उसी जो अभी हमने सॉल्व किया है उसको फॉर्मूला के तौर पे इन्होंने ट्रांसलेट कर लिया। वही कैलकुलेशन है, बट यू कैन नाउ सी इट इन द फॉर्मूला कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। आप चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व कर लें, आप चाहे तो इसमें से एक्चुअल क्वांटिटी को कॉमन ले लें। एक्चुअल क्वांटिटी को अगर कॉमन ले लें तो एक्चुअल प्राइस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, और उसके बाद फर्दर सॉल्व कर लें। आंसर आपका माइनस में आएगा, और मैंने आपसे कहा कि अगर इसका आंसर माइनस में आएगा तो इट मीन्स इट इज़ फेवरेबल। और नज़र भी आता है आंसर माइनस में कब आ सकता है, जब स्टैंडर्ड प्राइस ज़्यादा होगी और एक्चुअल प्राइस कम होगी। तो इट इज़ अ फेवरेबल सिनेरियो कि परचेजिंग स्टैंडर्ड प्राइस से भी कम अमाउंट पे की गई है, सो इट इज़ अ फेवरेबल सिनेरियो। जब हम क्वांटिटी की बात करेंगे तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का जो फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अगेन आप चाहें तो स्टैंडर्ड प्राइस को कॉमन ले लें, और क्वांटिटी वेरिएंस होता भी यही है। क्वांटिटी वेरिएंस क्या होता है कि एक्चुअली कितनी क्वांटिटी लगी है और क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए थी, उसमें डिफरेंस है। स्टैंडर्ड प्राइस तो हमने टोटल वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्चुअली तो यही जो एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस है, यही डिफाइन करेगा कि वेरिएंस फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो एक्चुअल क्वांटिटी हमारी ज़्यादा है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी कम है। इसका मतलब है कि अनफेवरेबल वेरिएंस है कि जितने क्वांटिटी कंज्यूम होनी चाहिए थी फॉर द प्रोडक्शन उससे ज़्यादा एक्चुअली कंज्यूम हो गई है, और इस केस को हम क्वांटिटी वेरिएंस बोलेंगे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर लेते हैं वेरिएंस की बेसिस पे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसका जिम्मेदार परचेजिंग मैनेजर है। द स्टैंडर्ड प्राइस इज यूज्ड टू कंप्यूट द क्वांटिटी वेरिएंस सो दैट द प्रोडक्शन मैनेजर इज नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द परचेजिंग मैनेजर्स परफॉर्मेंस। पहली चीज, अगर प्राइस वेरिएंस आ रहा है तो उसका जिम्मेदार परचेजिंग मैनेजर है। हमने देखा कि पिछले क्वेश्चन में परचेजिंग वेरिएंस या प्राइस वेरिएंस जो है वो फेवरेबल था, तो इसकी अच्छी परफॉर्मेंस का भी जिम्मेदार परचेजिंग मैनेजर है। क्वांटिटी वेरिएंस का जो जिम्मेदार है वो प्रोडक्शन मैनेजर है, क्योंकि एक बार परचेजिंग मैनेजर ने परचेजिंग कर ली तो वो उसके बाद क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल हो रही है प्रोडक्शन में, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। एंड में नोट में ये डिटेल समझाने के लिए लिखा हुआ है कि जब आप देखें, जब आप क्वांटिटी वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो इसके अंदर आप स्टैंडर्ड प्राइस को यूज़ कर रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि
क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर एक्चुअल प्राइस का जिम्मेदार नहीं है, तो इसीलिए उसको एक्चुअल प्राइस चार्ज करके उसका वेरिएंस इफेक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रोडक्शन मैनेजर क्योंकि प्राइस का जिम्मेदार नहीं है, तो उसकी इन एनी केस स्टैंडर्ड प्राइस को यूज किया हुआ है वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसका काम है क्वांटिटी परचेज करना, एक्चुअली इस्तेमाल कितनी हो रही है इससे उसका ताल्लुक नहीं है। तो उसके दोनों वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी यूज हुई थी, क्योंकि उसका काम है एक्चुअल जितनी रिक्वायरमेंट है उसको परचेज करना। उसके बाद प्रोडक्शन में कितनी इस्तेमाल हो रही है इससे उसका इस्तेमाल नहीं है, और अगेन उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस के डिफरेंस में, कि अगर एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस से ज्यादा है तो वो काउंट फॉर है। इसीलिए प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी यूज हुई है और क्वांटिटी वेरिएंस में स्टैंडर्ड प्राइस यूज हुई है। अगर आप ये दोनों फॉर्मूला याद कर लें या समझ लें, आगे लेबर के केस में एग्जैक्टली सेम फॉर्मूलाज हैं, सिर्फ नाम में फर्क है। लेबर के केस में एक्चुअल क्वांटिटी को हम बोलेंगे एक्चुअल आवर्स, उसका फॉर्मूला हम पहले देख लें लेबर का, फिर हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेबर के केस में एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल आर बोलेंगे और एक्चुअल प्राइस को एक्चुअल रेट बोलेंगे। इसी तरह स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड आर बोलेंगे और स्टैंडर्ड प्राइस को स्टैंडर्ड रेट बोलेंगे। इसके अलावा इनके वेरिएंस के फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको मटेरियल वाली बात समझ आ गई है तो इसका मतलब आगे लेबर और ओवरहेड पे भी एग्जैक्टली सेम लॉजिक सप्लाई होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Henson Incorporation has the following direct material standard to manufacture 1 zippy, 1.5 pound per zippy at $4 per pound। एक जिपी को प्रोड्यूस करने के लिए 1.5 पाउंड्स लगने चाहिए और जो प्राइस होनी चाहिए वो $4 पर पाउंड होनी चाहिए ऑफ द मटेरियल। Last week, 1700 pounds of material were purchased and used to make 1000 zippies. The material cost was 6630। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने किया था कि अब हम पहले एक्चुअल कॉस्ट मेजर करेंगे और वो 6630 को 1700 से डिवाइड करके निकालेंगे। रिक्वायरमेंट देख लेते हैं पहले। How many pounds of material should Henson have used to make 1000 zippies? यहां पे आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि एक जिपी को बनाने के लिए 1.5 पाउंड्स यूज होने चाहिए, तो 1000 जिपीज को प्रोड्यूस करने के लिए 1.5 into 1000 यूज होने चाहिए। सो द आंसर इज 1500 पाउंड्स। Henson material quantity variance for the week was। अब मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस आप उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो आप ये फॉर्मूला यूज करके सिंपली डेटा में क्वांटिटी वेरिएंस आप कैलकुलेट कर लें और जो भी आंसर आएगा, इस केस में क्वांटिटी वेरिएंस कैलकुलेट किया हुआ है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, और उसका आपने सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। Henson's मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर द वीक वाज। अगेन आपने डेटा में से वैल्यूज पुट करनी है कि आपकी एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो 1700 पाउंड थी जो क्वेश्चन में दी गई थी।
आपकी स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में दी गई थी और एक्चुअल प्राइस एज आई सेड कि आपने टोटल प्राइस को टोटल एक्चुअल क्वांटिटी से डिवाइड करके निकाल लेना है। और यहाँ पे ये वाजे है कि एक्चुअल प्राइस जो है वो स्टैंडर्ड प्राइस से कम थी, तो ये वेरिएंस फेवरेबल ही आएगा और ये इसकी फर्दर कैलकुलेशन है। इसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारे इस यूनिट का, वो ये है कि हमने लेबर के वेरिएंसेस कैलकुलेट करने, और लेबर का मैंने आपसे कहा कि जो क्वांटिटी प्राइस वेरिएंस है उसको हम रेट वेरिएंस बोलेंगे, और जो लेबर का क्वांटिटी वेरिएंस है उसको लेबर के केस में एफिशिएंसी वेरिएंस बोलेंगे। ग्लेशियर पीक आउटफिटर हैज द फॉलोइंग डायरेक्ट लेबर स्टैंडर्ड फॉर इट्स माउंट पाका। वो एग्जांपल है, कंटिन्यू हो रही है कि अब लेबर का स्टैंडर्ड क्या था। एक यूनिट बनाने के लिए 1.2 स्टैंडर्ड आवर लेबर के लगने चाहिए, और एक लेबर की जो स्टैंडर्ड आवरली पेमेंट है या रेट है वो $10 है। लास्ट मंथ एम्प्लॉइज एक्चुअली वर्क 2500 आवर्स एट द लेबर कॉस्ट ऑफ 26,250 टू मेक 2000 पाका। ये आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन है। अगर आपने एक्चुअल रेट निकालना है तो टोटल लेबर कॉस्ट में से एक्चुअल आवर वर्क को डिवाइड कर लें, जो भी आंसर आता है। इस केस में आंसर विल बी 10.5 आंसर है इसका, तो इसको आप कैलकुलेट कर लें। उसके बाद का काम बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल उसी तरह आपने फॉर्मूलाज अप्लाई कर देने हैं कि आपने जब रेट वेरिएंस निकालना है, मटेरियल के केस में प्राइस वेरिएंस था, उसका फॉर्मूला था एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। इस केस में एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट हो गया, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इस केस में एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट हो गया। एक्चुअल आवर्स हमें क्वेश्चन में दे दिए गए हैं 2500। एक्चुअल रेट आपने निकाला टोटल कॉस्ट में से एक्चुअल आवर वर्क को डिवाइड करके, 26,250 को डिवाइड किया 2500 से, तो 10.5 आंसर आया। और एक्चुअल क्वांटिटी वही है जो भी हमने डिस्कस की, और एक्चुअल रेट तो क्लियरली लिखा हुआ है $10 पर आवर, और इसकी बेसिस पे आपने लेबर का रेट वेरिएंस निकाल लिया। अब लेबर का जो रेट वेरिएंस है वो अनफेवरेबल है, और अपेरेंटली नजर आ रहा है कि एक आवर के लेबर को पेमेंट स्टैंडर्ड के मुताबिक $10 होनी चाहिए थी, और वो $10.5 के हिसाब से हुई हुई है। तो जितने आवर्स मजीद काम किया उससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और टोटल जो इसकी वजह से अनफेवरेबल इफेक्ट कंपनी को हुआ है, जो वेरिएंस है वो $1250 का है। फिर दूसरा वेरिएंस जो है हमारा वो एफिशिएंसी वेरिएंस है, और एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में दिया गया है, स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे भी क्वेश्चन में दिया गया है। और स्टैंडर्ड आवर्स कैसे कैलकुलेट होंगे, आपने 1.2 को मल्टीप्लाई करना है। एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 1.2 आवर्स यूज होते हैं, तो 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए जो स्टैंडर्ड आवर्स लगने चाहिए थे वो 2400 है। 1.2 इंटू 2000, और इससे आपका वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा। इस केस में हमारे दोनों वेरिएंस नेगेटिव हैं। इसका जिम्मेदार जो है आपका लेबर का जो भी मैनेजर होगा, और इसका जिम्मेदार आपका प्रोडक्शन मैनेजर है। कैलकुलेशन आप मजीद देख लें, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1.2 को जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए उससे मल्टीप्लाई कर दें, आपको स्टैंडर्ड आवर्स मिल जाएंगे। और ये हमने कैलकुलेट किया था 26250 डिवाइडेड बाय 2500, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसको आप फॉर्मूला में ट्रांसलेट कर लेंगे तो एग्जैक्ट उसी तरह है कि लेबर रेट
वेरिएंस का जो फॉर्मूला है दैट इज एक्चुअल आर इनटू एक्चुअल रेट माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आर को आप कॉमन ले लें, रेट्स का डिफरेंस ले लें और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अपेरेंटली बात भी वाज़ेह है, रेट वेरिएंस कहते ही इसी को है कि एक्चुअल कितनी रेट पे की है और स्टैंडर्ड कितना रेट था, तो ये इसको डिटरमिन करेगा कि रेट वेरिएंस है क्या। उसको एक्चुअल आर से आपको मल्टीप्लाई डेफिनेटली करना पड़ेगा। इसी तरह एफिशिएंसी वेरिएंस इसको कहते हैं कि एक्चुअल आर लगे कितने हैं और एक्चुअल स्टैंडर्ड आर्स लगने कितने चाहिए थे। इस केस में रेट का कोई इफेक्ट नहीं है बल्कि आर्स का इफेक्ट है। तो ये वो फॉर्मूला है जिससे हम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्शन मैनेजर्स आर यूजुअली हेल्ड अकाउंटेबल फॉर लेबर वेरिएंस बिकॉज दे कैन इन्फ्लुएंस द मिक्स ऑफ स्किल लेबर्स असाइंड टू वर्क टास्क, level of employee motivation, quality of production supervision, quality of training provided to the employee। ये रीजंस दी गई हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर लेबर वेरिएंस के जिम्मेदार क्यों होते हैं। पहली कि वो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का जो सेट यूज़ कर रहे होते हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका मिक्स क्या यूज़ करें। फिर एम्प्लॉई अगर मोटिवेटेड नहीं है तो वो भी प्रोडक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी है। जो क्वालिटी की सुपरविजन है वो भी प्रोडक्शन मैनेजर ने प्रोवाइड करनी है और उनकी ट्रेनिंग का रिस्पॉन्सिबल भी प्रोडक्शन मैनेजर है। तो इसीलिए जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो लेबर के वेरिएंस का जिम्मेदार होता है, स्पेशली द क्वांटिटी वेरिएंस और आई वुड से द एफिशिएंसी वेरिएंस। Responsibility for labor variance. I am not responsible for unfavorable variance, labor efficiency variance. You purchase cheaper material, so it took more time to process it. I think it took more time to process the material because the maintenance department has poorly maintained the equipment. अच्छा, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात की गई है। देखें, अपेरेंटली तो एनालिसिस उसी तरह होता है जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली सिनेरियो पे आ जाए, अगर पेपर में ऐसा आएगा तो पेपर में आप उधर तक ही इंटरप्रेट करेंगे जो हमने बात की है। अगर प्रैक्टिकली बात करें ना तो प्रैक्टिकली ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा हो जैसा हमने इंटरप्रेट किया है। और उसकी वजह यह है कि अगर प्राइस फेवरेबल वेरिएंस शायद इसलिए भी आ रहा हो कि परचेज मैनेजर ने चीपर क्वालिटी का मटेरियल परचेज कर लिया हो। अब जब चीप क्वालिटी का मटेरियल परचेज होता है ना तो फिर हो सकता है लेबर को उसको इस्तेमाल करने में ज़्यादा टाइम लग जाए, तो प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आ जाएगा और लेबर का एफिशिएंसी वेरिएबल अनफेवरेबल आ जाएगा जिसका जिम्मेदार प्रोडक्शन मैनेजर है। तो प्रैक्टिकली अगर मटेरियल का फेवरेबल बैलेंस भी वेरिएंस भी आ रहा है तो उसको एक्सप्लोर किया जाता है फर्दर कि एक्चुअली क्वालिटी तो वही है जो स्टैंडर्डाइज की गई थी या क्वालिटी में कोई ड्रॉप है। तो इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी ज़रूरी होती है इन प्रैक्टिस। लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि फिजिकली हम किसी फैक्ट्री की प्रेमिसेस पे अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए हम उसको उस तरह इंटरप्रेट करेंगे जिस तरह हमने यहाँ तक इस स्लाइड में देखा है, लेकिन प्रैक्टिकल ये इश्यूज आते हैं। इसी तरह अगर मशीन वेल मेंटेन्ड नहीं है तो भी प्रोडक्शन का इशू आ सकता है या मटेरियल में भी उसकी क्वालिटी का इशू आ सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मिला के एक्ट करेंगे इन प्रैक्टिकल सिनेरियो। लेकिन अगर तो क्वेश्चन में इस तरह का कोई डेटा नहीं दिया गया तो हम इसको उसी तरह इंटरप्रेट करेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड्स तक देखा है। Hansen Incorporation has the following direct labor standard to manufacture 1 zippy: 1.5 standard hours per zippy at $12 per direct labor hours. Last week 1550 direct labor hours were worked at the total labor cost 18,910 to make 1000 zippies। यहाँ पे आपको डेटा दे दिया गया है, स्टैंडर्ड आर पर यूनिट आ गए, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट आ गया है, एक्चुअल आवर्स
हमें मिल गए हैं और एक्चुअल रेट हम सिंपल निकाल सकते हैं एक्चुअल कॉस्ट को एक्चुअल आवर्स से डिवाइड करके, और उसके बाद हमने वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला। लेबर रेट वेरिएंस के लिए जो है हमें एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल प्राइस को माइनस करना है टू एक्चुअल टू स्टैंडर्ड आर सॉरी रेट वेरिएंस है तो एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस से। तो आप चाहें तो मॉडिफाइड फार्मूला यूज कर लें जो कि एक्चुअल आवर्स को कॉमन लेके यूज किया गया है। तो एक्चुअल आवर की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, एक्चुअल रेट भी क्वेश्चन में दिया गया है और वो डायरेक्टली नहीं दिया गया। आपने 18910 को 1550 से डिवाइड करना है और पॉसिबली आंसर 12.2 आया होगा और उसको स्टैंडर्ड रेट से माइनस कर देना है। और आंसर आपका क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो हमने कहा कि इन सारे वेरिएंस में जहाँ पे भी आंसर पॉजिटिव आएगा वी विल कॉल इट अनफेवरेबल, और रीजंस हमने डिस्कस की हैं। इसी तरह लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को आप फॉर्मूले से यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन आंसर इज पॉजिटिव, सो हम कहेंगे कि पॉजिटिव इस केस में अनफेवरेबल है। ठीक है, जहां पे भी आंसर पॉजिटिव आएगा इट मींस द वेरिएंस इज अनफेवरेबल, एंड जहां पे भी आंसर नेगेटिव आएगा वी विल से दैट द वेरिएंस इज फेवरेबल। और ये इसका सॉल्यूशन है एग्जैक्टली वैसे जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया था। कंप्यूट द वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस। अब ओवरहेड का जो वेरिएंसेस हैं वो भी एग्जैक्टली वैसे कैलकुलेट होंगे जैसे लेबर के कैलकुलेट हुए थे। Glacier Peak Outfitter has the following direct variable manufacturing overhead labor standards for its mountain parka: 1.2 standard hours per parka at $4 per hour. Last month employee actually worked 2500 hours to make 2000 parka. Actual variable overhead for the month was 10,500। यहाँ पे डेटा से पता लग रहा है कि ये जो आपका वेरिएबल ओवरहेड है ये एक्चुअली इनडायरेक्ट लेबर के हैं क्योंकि आवर्स में बात हो रही है। और इसके बाद जो फॉर्मूलाज हैं एग्जैक्टली वही हैं, एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। ये आपका लेबर रेट वेरिएंस हो गया, सॉरी वेरिएबल ओवरहेड का रेट वेरिएंस हो गया। और एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट आपका ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस हो गया। और ये डेटा आपको कैसे मिला? जो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स हैं वो 2500 इंटू 1.2 है जो कि 3000 आ रहा होगा, सॉरी 2000 इंटू 1.2 है 2400 जो हमने पहले भी कैलकुलेट किए थे। एक्चुअल आवर्स जो है वो 2500 है और स्टैंडर्ड रेट हमें $4 का क्वेश्चन में दिया गया है और एक्चुअल रेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम 10,500 जो एक्चुअल पेमेंट है डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर। तो 2500 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक्चुअल रेट आ जाएगा जो कि 4.2 है, और उससे आगे की कैलकुलेशन एग्जैक्टली वैसे है जैसे लेबर के अंदर हमने डिस्कस की थी। उसके बाद अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लें अगर इक्वेशन में, तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग रेट वेरिएंस और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला एग्जैक्टली वो है जो आपने लेबर एफिशिएंसी और लेबर रेट का वेरिएंस का फॉर्मूला देखा था, और सॉल्यूशन भी एग्जैक्टली वैसे ही है। और उसके बाद आपको एक एग्जांपल दी गई है और एग्जांपल भी सिमिलर है, एग्जैक्टली वैसे सॉल्व होगी जैसे हमने अभी लेबर की एग्जांपल सॉल्व की थी।
तो इसको मैं स्किप करूंगा यहाँ पे, ये आप कैलकुलेटर से देख के सॉल्व कर लीगा। अब कुछ कंक्लूजन की तरफ आते हैं। मटेरियल वेरिएंस एंड इंपॉर्टेंट सब टैली। द quantity variance is computed only on the quantity used. Price variance is computed on the entire quantity purchased. देखिए क्वांटिटी वेरिएंस उस पे यूज हुआ है जो कि क्वांटिटी यूज हुई हुई है, उससे एक्चुअली परफेक्ट, जबकि प्राइस वेरिएंस में प्राइस इन्वॉल्व है और ये बात बिल्कुल जस्टिफाइड है और हमने कैलकुलेट करके इसको देखा भी है। इसको हम पहले देख चुके हैं, अब एडवांटेजेस देख लेते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट के। स्टैंडर्ड कॉस्ट अ की एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन अप्रोच। स्टैंडर्ड्स कैन प्रोवाइड बेंचमार्क दैट प्रमोट इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। स्टैंडर्ड कैन सपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम्स। स्टैंडर्ड कैन ग्रेटली सिंप्लीफाई बुक कीपिंग। इसके फायदे वही हैं जो अभी तक हमें समझ आए। पहला कि स्टैंडर्ड एक बेंचमार्क के तौर पे कंसिडर होता है, तो अगर एफिशिएंसी और इकोनॉमी मेंटेन करनी है तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। दूसरा, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है तो पहले स्टैंडर्ड होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। अगर स्टैंडर्ड ही नहीं होगा तो वेरिएंस भी नहीं कैलकुलेट हो सकते, और वेरिएंस नहीं कैलकुलेट हो सकते तो स्टैंडर्ड भी वेरिएंस नहीं कैलकुलेट हो सकते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स नहीं हो सकती। तो इसीलिए स्टैंडर्ड्स का होना जरूरी है। उसके अलावा स्टैंडर्ड जो है वो मैनेजमेंट को एड करते हैं फॉर देयर मैनेजमेंट फिलॉसफी। अगर वो बजट सेट करेंगे और स्टैंडर्ड को कम्युनिकेट करेंगे तभी जो है जाके मैनेजर्स को ये पता चलेगा कि उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या है। और एट टाइम्स स्टैंडर्ड्स बुक कीपिंग की सिंप्लिसिटी के लिए भी हो सकता है कि वो सिंपल स्टैंडर्ड रेट को यूज करके बैक कैलकुलेशंस कर लें रादर देन, और जितनी एक्रूवल्स हैं उसकी बेस पे की जा सकें, रादर देन जो है उसके लिए एक्सटेंसिव कैलकुलेशन करें। ऑफ कोर्स बुक कीपिंग होगी तो एक्चुअल डेटा पे, लेकिन उसकी फोरकास्टिंग के लिए शायद किसी किसी जगह स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को इस्तेमाल किया जा सके। अब स्टैंडर्ड्स में प्रॉब्लम क्या आती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस रिपोर्ट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड ऑन द मंथली बेसिस एंड मे कंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज आउटडेटेड। अक्सर स्टैंडर्ड की कॉस्टिंग के अंदर जो स्टैंडर्ड सेट किए गए होते हैं वो प्रीवियस डेटा से ही एक्सट्रैक्ट किए होते हैं कि लास्ट ईयर का जो रिजल्ट है उसी की बेस पे नेक्स्ट ईयर का बजट बना देते हैं, वही स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। तो इसका मतलब इम्प्रूवमेंट का तो कोई चांस नहीं है। जो पास डेटा है, जो इंफॉर्मेशन आउटडेट हो चुकी है, उसी को यूज करके स्टैंडर्ड बनाया जाता है, जो इसकी पहली लिमिटेशन है। इफ वेरिएंस आर मिस यूज एज अ क्लब टू नेगेटिवली reinforce employees, morale may suffer, the employees may make die functional decisions। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है वेरिएंस यूज करके एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉयट किया जा रहा हो। जैसे अगर वेरिएंस बहुत ज़्यादा स्टिफ, स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएं तो फिर वेरिएंस ने नेगेटिवली आना है जिसका इफेक्ट एम्प्लॉयज पे होगा और फिर वो मोरली सफ़र कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड्स का ट्रू होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर वेरिएंसेस assume that the production process is labor based and the labor is the variable cost. These assumptions are often invalid in today's automated manufacturing environment where employees are essentially a fixed cost. तीसरा मसला यह है कि हमने अभी तक जितनी डिस्कशन की उसके अंदर हमने ये कहा कि अगर लेबर आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं पर यूनिट तो इसका मतलब लेबर इनएफिशिएंट है, उसीलिए उसका नाम भी हमने लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कहा। प्रैक्टिकली देखा जाए तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन बहुत कम रह गई है। अब लेबर यूज भी होते हैं तो मशीनरी को रन करने के लिए यूज होते हैं। तो अगर तो लेबर को ब्लेम किया जा रहा है एफिशिएंसी की बेसिस पे तो वो भी एट टाइम्स मैकेनाइज्ड प्रोसेस में गलत है, क्योंकि
उसके लिए मशीनरी का अपडेट होना और मशीनरी का एफिशिएंट होना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन द लेबर कॉस्ट। तो ये भी एक लिमिटेशन है विद सेटिंग द स्टैंडर्ड्स। Just meeting standards may not be sufficient. Continuous improvement may be necessary to survive in a competitive environment. मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट की बात करें तो सिर्फ स्टैंडर्ड को मीट करना सफिशिएंट नहीं है, बल्कि आपने हर टाइम पे इम्प्रूव करना है अगर आपने कंपेटिटिव एडवांटेज को मेंटेन करना है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि स्टैंडर्ड को मीट करना भी अल्टीमेटली हो सकता है कंपनी के फेवर में ना हो। जैसे हमने बात की कि अगर परचेज मैनेजर लोअर क्वालिटी मटेरियल परचेज कर ले तो स्टैंडर्ड तो पॉजिटिव हो जाएगा, वेरिएंस तो पॉजिटिव साइड पे आ जाएगा, लेकिन इससे कंपनी को नुकसान है। तो इट इज एन इंडिकेटर बट नॉट, इट कैन नॉट सोलली कंक्लूड के जो है एवरीथिंग इज गोइंग वेल। इन सम केसेस अ फेवरेबल वेरिएंस कैन बी एज बैड और वर्स देन अनफेवरेबल वेरिएंस। ये बिल्कुल जो भी हमने बात की उसे जस्टिफाई कर रहा है। Excessive emphasis on meeting the standard may overshadow the important objectives such as maintaining and improving quality, on the time delivery and customer satisfaction. Standard cost एक quantitative perspective है और हो सकता है कि quantitative requirement meet करने की वजह से qualitative requirement compromise हो, जैसे कि customer satisfy है कि नहीं है, on the time delivery और क्वालिटी की एग्जांपल दी गई है इधर कि हो सकता है हम क्वांटिटेटिव टारगेट मीट करना शुरू कर दें लेकिन स्टिल क्वालिटेटिव इश्यूज आते रहें। तो ये भी एक इश्यूज है विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट। प्रैक्टिकली इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया इन मॉडर्न डे ऑर्गेनाइजेशंस। इसके साथ सर्टेन क्वालिटेटिव मेजर्स भी यूज किए जाते हैं ताकि इन सारी चीज़ों पे चेक रखा जाए। उनके साथ मिला के स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ गुड प्रोसीजर एक्चुअली टू कीप अ चेक ऑन द थिंग्स। सो आज के लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में बात की और उसके साथ वेरिएंसेस को भी डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर की जो डिस्कशन है वो हम यहीं पे लिमिट करेंगे एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। अल्लाह हाफिज।